पीटर महान, जार का हृदय ईश्वर के हाथों में है। पीटर निर्मता, व्यभिचार एवं शराबखोरी की जीती जागती मूर्ति था। निरंकुशता एवं बर्बरता उसके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। जहरीली ब्रांडी पीने के बाद उसकी सनक देखने वाली होती थी। उसने हजारों लोगों को चरखी पर चढ़वाकर उनकी हड्डियां तुड़वाईं, कितनों को धीमी धीमी आंच में भुनवाया और अपने सगे बेटे को ऐसी दारुण यातनाएं देकर मरवाया कि शैतान भी पनाह मांगने लगे। 1676 में जार एलेक्सिस मिहिलोविच की मृत्यु हुई। तब उसका 14वां तथा उसकी दूसरी पत्नी नथाली नरिश्किन का पहला बालक पीटर मात्र 3 वर्ष का था। जार की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा 14 वर्षीय फेदोर गद्दी पर बैठा, जिसका जन्म जार की प्रथम पत्नी मारिया मिलोस्लावस्की की कोख से हुआ था। फेदोर बीमार रहता था। वह 20 वर्ष की आयु में ही चल बसा। वह निस्संतान था। फेदोर का छोटा भाई इवान उस समय 15 वर्ष का था। इवान को आंखों से बहुत कम दिखाई पड़ता था और वह मानसिक रूप से भी अविकसित था। उसके अतिरिक्त फेदोर के 6 बहनें थीं और सौतेली मां की कोख से उत्पन्न हुआ एक भाई पीटर था। 27 अप्रैल 1682 को जैसे ही फेदोर की मृत्यु हुई, पीटर की मां नथाली पीटर को फेदोर का उत्तराधिकारी घोषित कराने में सफल हो गई। फेदोर की सबसे बड़ी बहन सोफी को ये बात बहुत अखरी तथा उसने सैनिक विद्रोह संगठित कर लिया, जिसकी शुरुआत 15 मई को हुई और जिसमें पीटर के कई मामा तथा अन्य समर्थक बर्बरतापूर्वक मार डाले गए। 2 दिन बाद 17 मई को सोफी ने रूस के शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। 26 मई को सोफी ने ये घोषणा की कि उसका भाई इवान प्रथम जार होगा तथा पीटर दूसरा और सोफी स्वयं भाइयों के वयस्क होने तक उनकी संरक्षिका बनकर शासन चलाएगी। इस प्रकार सोफी रूस की दूसरी महिला शासक बनी। रूस की पहली महिला शासक 10वीं शताब्दी में राजकुमारी ओल्गा थी। सोफी सुंदर न थी, किंतु वह अपने पिता के सलाहकार मार वासिली गोलित्सिन के प्रेम में दीवानी थी। उसने गोलित्सिन को अपना सबसे अधिक विश्वसनीय सलाहकार नियुक्त कर लिया। सोफी ने कुछ ही दिनों बाद अपना पद संरक्षिका से बदलकर सम्राज्ञी करना चाहा, परंतु रूस के सेनापतियों ने उसका विरोध किया। अंततः उसने अपने सगे भाई इवान और सौतेले भाई पीटर को जान से मार डालने की योजना बनाई। उसने अपने वफादार सैनिकों को क्रेमलिन राजमहल में इकट्ठा कर लिया। उसके सौतेले भाई पीटर को सोफी के इरादों के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त हो गई थी। वह रात में ही मास्को से भागकर वहां से कोई 40 मील दूर ट्रिनिटी के मठ में जा पहुंचा और सोफी द्वारा सत्ता अपहरण का प्रयास विफल हो गया तथा सेनापतियों ने सन 1691 में उसे एक कॉन्वेंट में बंदी बना लिया। उसके परामर्शदाता और प्रेमी गोलित्सिन को देश निकाला दे दिया गया। अयाश पीटर ने 16 वर्ष की आय में यूडोसिया लोपुखिन के संग विवाह कर लिया था, परंतु वो उसके प्रति सच्चा नहीं रहा तथा विदेशी नर्तकियों के पीछे भागता रहा। वह बेहद शराब पीता, जिससे उसका पारा हर समय गर्म रहता। बिशप बर्नेट का पीटर के साथ काफी संपर्क रहा। उन्होंने उसके बारे में लिखा है, उसका मिजाज बहुत गर्म है, वह बहुत जल्दी भड़क उठता है और जब आवेश में होता है तो उसकी बर्बरता चरम सीमा पर पहुंच जाती है। वह अपनी स्वाभाविक तेजी को भारी मात्रा में ब्रांडी पीकर और भी उग्र बना लेता है। तरह तरह की नशीली और जहरीली चीजें डालकर अपने लिए ब्रांडी वह स्वयं तैयार करता है। उसमें निर्णय करने की क्षमता नहीं है तथा उसका स्वभाव बहुत अस्थिर हो गया है। ईश्वर ने इस जगत में बहुत सी अद्भुत चीजें बनाई हैं और उसके रहस्य को समझ पाना बहुत कठिन है। मैं उस परमेश्वर की गरिमा के आगे नतमस्तक हूँ, जिसने विश्व के इतने बड़े भाग का शासन करने के लिए इतना भयंकर आदमी भेजा है और उसे निरंकुश सत्ता प्रदान की है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की दृष्टि में मनुष्य बहुत तुच्छ हो गया है, तभी तो उसने इतनी विशाल जनसंख्या का भाग्य इस जार जैसे क्रूर व्यक्ति के पांवों के तले डाल दिया है और इसे इस अशांत, ईर्ष्यालु तथा बर्बर शासक की दया पर छोड़ दिया है। पीटर लिप्त रहता था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक बार पीटर और उसके मित्र 3 दिन तक घर में बंद रहे और उन्होंने इतनी शराब पी कि पीटर के कुछ मित्र वहीं मर गए। वह विदेशी महिलाओं के साथ प्रेम का स्वांग रचता था। उसकी पहली प्रेमिका एक व्यापारी की बेटी अन्ना इवानोवा मोन्स थी। पीटर ने अपने मित्रों का एक गिरोह बना लिया था, जिसे वह मुओं
विधकों और शराबियों का गिरोह कहता था। ये सन 1690 के आसपास की बात है। पीटर के अतिरिक्त इसमें 2 अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। पीटर का भूतपूर्व शिक्षक निकिता जोटोव, जिसे पोप के नाम से पुकारा जाता था, और दूसरा पीटर की सुरक्षा पुलिस का मुखिया तथा यातनागृह का सर्वोच्च अधिकारी प्रिंस फेदोर रोमोदानोवस्की, जिसे किंग ऑफ प्रेसब्री की उपाधि दी गई थी। इस क्लब के 2 देवता थे, एरेमका और इवाश्का आइवश्का। अरेमका का अर्थ है कामदेव और इवाश्का का वारुणी अर्थात शराब का देवता। पीटर इस क्लब का उपपुरोहित था। क्लब की ओर से सार्वजनिक उत्सवों का आयोजन होता, जिनमें भाग लेना उन लोगों के लिए अनिवार्य था जिन्हें उनमें बुलाया जाता। अनुपस्थित रहने पर वे दंड के भागी बनते थे। इस अवसर पर कई दिनों तक सार्वजनिक जुलूस निकाले जाते, जिनमें बड़े बड़े लोग मुखौटे लगाकर विचित्र प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हुए शोभा यात्राओं में भाग लेते। बर्बर पीटर अस्थिर स्वभाव का व्यक्ति था। मनुष्य के जीवन का तो उसके लिए कोई मूल्य ही न था और मानवीय मूल्यों तथा न्याय की उसे तनिक परवाह न थी। वह जिन स्त्रियों से प्रेम करता था और जिनके साथ उसके यौन संबंध थे, वह उन्हें भी नहीं छोड़ता था। वह उन्हें झुकाता ही नहीं, तोड़ तक डालता था। उसने अपनी प्रथम पत्नी यूडोसिया को एक कॉन्वेंट में बंदी बना दिया था और आगे जाकर उसे बुर्का पहनने के लिए भी विवश कर दिया था। यही व्यवहार उसने अपनी प्रथम प्रेमिका अन्ना इवानोवा मोन्स के साथ किया। जैसे ही उसे यह पता लगा कि अन्ना किसी दूसरे प्रेमी के साथ रास रंग कर रही है, वैसे ही उसने उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय तक उसका संबंध मेरी हैमिल्टन नामक महिला के साथ भी रहा था, जिसने कुछ समय पश्चात पीटर के सहायक इवान ओर्लोव के संग विवाह कर लिया और उससे एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक की कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। पीटर उससे भुना बैठा ही था। उसने मेरी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाकर उसे फांसी पर चढ़ा दिया। जिस समय मेरी को फांसी लगाई गई, पीटर स्वयं फांसीगृह में उपस्थित था। पीटर जब 25 वर्ष का हुआ तो उसने ये घोषणा की कि उसे अपनी हत्या के एक षड्यंत्र का भेद ज्ञात हुआ है, जिसमें षड्यंत्रकारी पीटर के स्थान पर उसके बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, जो अभी बालक ही था, और सोफी को उसकी संरक्षिका नियुक्त करना चाहते थे। यह महज बहाना था। वास्तव में वह इस बहाने से सोफी पर जुल्म ढाना चाहता था। उसने आतंक फैलाना शुरू कर दिया और अनेक सैनिक अधिकारियों को यातना गृह में डलवाकर मरवा दिया। पीटर कभी कभी एकदम जंगली पशुओं की तरह व्यवहार करता था। उसने सोफी के मामा इवान मिलोस्लावस्की के रक्त रंजित ताबूत को उसकी कब्र से खुदवाकर निकलवा लिया। फिर उसे एक ऐसी गाड़ी पर लदवाकर, जिसे सुअर खींच रहे थे, फांसीगृह भिजवा दिया। लाश को फांसी लगाने का कोई अर्थ ही नहीं था, अतिरिक्त इसके कि वो सोफी का अपमान करना चाहता था। 1700 स्त्री पुरुषों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उनकी निर्ममतापूर्वक कोड़ों से पिटाई की गई। उनमें से बहुत से लोगों के मांस के लोथड़े कोड़ों के साथ उछलकर चारों ओर फैल गए। उसके बाद उन तथाकथित राजद्रोहियों को चरखी में डालकर हड्डियां तोड़ दी गईं और फिर उन्हें धीमी धीमी आंच पर भूना गया। उनमें से बहुत से लोग ये यंत्रणाएं नहीं सह पाए और उन्होंने झूठ-मूठ ही यह स्वीकार कर लिया कि वे षड्यंत्र में शामिल थे। इसके बाद इनके झंड के झुंड फांसी पर लटकाए गए। लाल चौक में और उस कॉन्वेंट के चारों ओर, जिसमें सोफी नजरबंद थी, फांसी घरों का निर्माण करवाया गया। पीटर ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा कि किस दिन कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। 30 सितंबर -201, 11 अक्टूबर -144, 12 अक्टूबर 205, 13 अक्टूबर -144, 17 अक्टूबर 109, 18 अक्टूबर -63, 19 अक्टूबर 106 तथा 20 अक्टूबर -21। सोफी के कॉन्वेंट के चारों ओर 197 व्यक्तियों को फांसी लगाई गई, जिसमें से 3 को तो उसकी खिड़की के ठीक सामने फांसी पर लटकाया गया। जीवित मनुष्यों की गर्दनें निर्दयतापूर्वक कुल्हाड़ी से काटी गईं। इन लोगों में धर्म गुरु भी शामिल थे। कुछ समय बाद जनवरी 1699 में हत्याओं का नया दौर चला, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। पीटर पश्चिमी संस्कृति से बुरी तरह प्रभावित था। उसने स्वयं पश्चिमी वेशभूषा धारण कर ली और अपने दरबार के प्रमुख व्यक्तियों की दाढ़ी अपने हाथों से काट डाली। उस जमाने में दाढ़ी को पवित्र माना जाता था।
उसके इस बेहुदा काम में उसके दरबार के विदूषक तुर्गेनेव ने भी उसकी मदद की। बेटे की हत्या। पीटर की प्रथम पत्नी यूडोसिया ने सन 1690 में प्रथम पुत्र एलेक्सिस को जन्म दिया। 1 साल बाद यूडोसिया की कोख से एक अन्य पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। पीटर ने अपने बेटे एलेक्सिस की ओर तनिक ध्यान नहीं दिया। वह 9 वर्ष की आयु तक क्रेमलिन महल में अपनी मां की देख रेख में पलकर बड़ा हुआ। सन 1698 में पीटर ने यूडोसिया को कॉन्वेंट में बंदी बना दिया। एलेक्सिस की मां को जेल में डालने के बाद पीटर ने एलेक्सिस के पालन पोषण का भार 2 विदेशी शिक्षकों पर छोड़ दिया। उनमें एक जर्मन था, दूसरा फ्रांसीसी। एलेक्सिस ने ये दोनों भाषाएं परिश्रमपूर्वक सीखीं। एलेक्सिस स्वभावतः धार्मिक प्रवृत्ति का था और उसे हिंसा और युद्ध दोनों से घृणा थी, जिनका कि उसके पिता को बेहद शौक था। इसके बावजूद जब पीटर ने उसे समय समय पर सैनिक अभियानों पर भेजा तो उसने पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। अंततः सन 1711 में उसका विवाह जर्मन राजकुमारी शार्लोट के साथ कर दिया, जिसकी बहन एलिजाबेथ रोमन साम्राज्य के महाराजकुमार के साथ ब्याही थी, जो कुछ समय बाद चार्ल्स छठे के नाम से रोम का सम्राट बन गया। एलेक्सिस अपने पिता से खुश न था और वह अपने गम को भुलाने के लिए बेहद शराब पीने लगा। पीटर उसे पर्याप्त धन नहीं देता था और वह ये बात कभी नहीं भूल पाया कि वह स्वयं उसकी उस पत्नी का वेंटा है, जिसे वह घृणा करता है। इसी प्रकार एलेक्सिस अपने पिता को अपनी माता के साथ दुर्व्यवहार के कारण कभी क्षमा नहीं कर सका। कभी कभी जब वह शराब के नशे में होश खो देता था तो अपने पिता की आलोचना और निंदा कर बैठता था। उसके चारों ओर नियुक्त पीटर के जासूस उसके इन विचारों को पीटर तक पहुंचा देते थे। अब पीटर के मन में ये शंका उत्पन्न होने लगी कि उसका बेटा उसका प्रतिद्वंद्वी बनने जा रहा है और भविष्य में वह उसके विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व करेगा। सन 1715 में एलेक्सिस की पत्नी एक बेटे को जन्म देकर मर गई। इस बेटे के जन्म ने तो जैसे एलेक्सिस के भाग्य पर विनाश की मुहर ही लगा दी। अब पीटर को एक वैधानिक पौत्र प्राप्त हो गया, जो उसकी राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन सकता था। अतः उसने एलेक्सिस को खत्म करने का फैसला कर लिया। पीटर ने उसे चेतावनी दे दी कि यदि वह राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति अपनी उपेक्षा और अक्षमता को दूर नहीं करेगा तो ज़ार उसे उत्तराधिकार से वंचित कर देगा। दुर्भाग्य और मुसीबत अकेले नहीं आते। इस बीच पीटर ने अपनी प्रेमिका कैथरीन से विवाह कर लिया। जिस दिन एलेक्सिस को पीटर की यह चेतावनी प्राप्त हुई उसके अगले दिन ही कैथरीन ने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम पीटर रखा गया। अब तो पीटर के लिए एलेक्सिस और भी अधिक फालतू हो गया। एलेक्सिस अपने पिता के सनकी और बर्बर स्वभाव को खूब जानता था, अतः उसने इसमें ही खैर समझी कि वह अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर ले और रूस की राजगद्दी पर से अपना अंधकार छोड़ दे। उसने यही किया और उसने पिता से प्रार्थना की कि उसे उसकी जागीर पर शांतिपूर्वक रहने दिया जाए। मगर पीटर ने सोचा कि यदि एलेक्सिस को जिंदा रहने दिया गया तो वह कभी भी उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। पीटर ने एलेक्सिस से कहा कि वह किसी मठ में जाकर रहने लगे और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे अपराधी समझा जाएगा। एलेक्सिस ने मना नहीं किया और तुरंत अपनी स्वीकृति भेज दी। ये देखकर पीटर हैरान हो गया। इसी बीच उसे अपनी विजयी सेना के साथ कोपेनहेगन जाना पड़ा। अगस्त 1716 में उसने वहां से एलेक्सिस को लिखा कि वह तुरंत मठ में चला जाए अथवा रण क्षेत्र में आकर उससे मिले। एलेक्सिस ने कोपेनहेगन जाने का निश्चय कर लिया, परंतु जैसे ही उसने रूस की सीमाएं पार की उसका मन बदल गया। वह कोपेनहेगन जाने की बजाय वियना जा पहुंचा, जहां उसने अपनी पत्नी के बहनोई रोमन सम्राट चार्ल्स छठे से शरण मांगी। चार्ल्स ने उसे सुरक्षा की दृष्टि से नेपल्स के निकट एल्मो भेज दिया। पीटर को एलेक्सिस का इस प्रकार बच निकलना सहन नहीं हो सकता था। उसने एक और तो एलेक्सिस को कहलाया कि यदि वह उसके पास लौट आएगा तो वह उसे क्षमा कर देगा, और दूसरी ओर रोम के सम्राट को ये धमकी दी कि उसने एलेक्सिस को तुरंत रूस वापस नहीं भेजा तो रूस की सेना उस पर चढ़ाई कर देगी। बेचारा चार्ल्स ये खतरा मोल नहीं ले सकता था, क्योंकि वह जानता था कि रोम की अपेक्षा रूस की सैनिक शक्ति कहीं अधिक है। एलेक्सिस के सामने अब कोई विकल्प न था।
31 जनवरी 1718 को वह मास्को पहुंच गया। पीटर अब अंतिम कार्रवाई करने के लिए तैयार था। उसने 3 फरवरी को बड़े पादरियों और उच्चाधिकारियों को इकट्ठा कर लिया और एलेक्सिस की सार्वजनिक सुनवाई शुरू कर दी। उसने एलेक्सिस से पूछा कि उसे वियना भेजने में किन किन लोगों ने मदद दी और यह भी कहा कि यदि वह उन लोगों के नाम बता देगा तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। एलेक्सिस एकदम निर्दोष था। वह अपने पिता के विरुद्ध किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रच रहा था और उसके पास छिपाने को कुछ भी न था। उसने अपने मददगारों के नाम पीटर को बता दिए और यह भी कह दिया कि वह कैथरीन के बेटे पीटर के हक में रूस की राजगद्दी पर अपने अधिकार का त्याग करता है। पीटर सनक से बोरा गया था। उसने क्रोध में भरकर यह आरोप लगाया कि एलेक्सिस के वियना भागने में उसकी मां यूडोसिया का हाथ था। उसने उस कॉन्वेंट की साध्वियों को गवाही के लिए बुलवाया जिसमें यूडोसिया कैद थी। कहीं कोई षड्यंत्र होता तो साध्वियां कुछ बताती। वे कुछ न बोलीं। उनके मौन को देखकर पीटर ने उन्हें निर्दयतापूर्वक पिटवाया और उन पर दबाव डाला कि वे ये बयान दे कि यूडोसिया षड्यंत्र में भाग ले रही थी, परंतु साध्वियों ने झूठ बोलने से साफ इनकार कर दिया। पीटर यूडोसिया और उसके बेटे एलेक्सिस को अपमानित करने पर तुला हुआ था। उसने आरोप लगाया कि एक सैनिक अधिकारी ग्लेबोव के साथ यूडोसिया के अनैतिक संबंध थे। अगले ही क्षण ग्लेबोव को भाले की नोक पर टांग दिया गया तथा उसके मित्र रोस्तोव नामक बिशप को चरखी पर चढ़ाकर उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं। यूडोसिया को दूर साइबेरिया के एक मठ में भेज दिया गया, जहां वह ठंड और भूख से मर गई। सन की जार का दिमाग अब अपने बेटे एलेक्सिस को ठिकाने लगाने के लिए तेजी से काम करने लगा। उसने 14 जून 1718 को एलेक्सिस को पीटर और पॉल दुर्ग की एक एकांत कोठरी में फिकवा दिया। इस बार भी पीटर ने उच्च धर्माधिकारियों और राज्याधिकारियों की एक बैठक बुलाई और उनसे पूछा कि एलेक्सिस को क्या दंड दिया जाए। उन्होंने ये कहकर निर्णय पीटर के हाथों में छोड़ दिया कि जार का हृदय ईश्वर के हाथों में है। जून को पीटर ने आदेश दिया कि एलेक्सिस को यंत्रणा गृह में भेज दिया जाए और उसे कोड़े लगाए जाएं। 24 जून को 127 राज्याधिकारियों की अदालत बुलाई गई, जिसने निर्णय सुनाया कि एलेक्सिस जार के विरुद्ध षड्यंत्र का दोषी है, अतः उसे मृत्यु दंड दिया जाए। जाहिर है कि यह न्यायपूर्ण निर्णय नहीं था, वरन पीटर के डर से सुनाया गया फैसला था। अब अंतिम क्षण आ पहुंचा और 26 जून को सुबह ही पीटर और कैथरीन की उपस्थिति में एलेक्सिस को घोर यंत्रणाएं दे देकर मार डाला गया। बेचारे एलेक्सिस ने पीटर के विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र न रचा था। इतना ही नहीं, किसी ने भी पीटर के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं किया था। सच्चाई ये थी कि पीटर एलेक्सिस से इस कारण घृणा करता था क्योंकि वह उसकी मां यूडोसिया के प्रति घृणा से भर उठा था। इस बर्बरतापूर्ण अग्नि में घी का काम कैथरीन ने किया, जो अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठलाने के लिए एलेक्सिस को अपने रास्ते से एकदम साफ कर देने पर तुली हुई थी। उसने एलेक्सिस के विरुद्ध पीटर के हृदय में विष घोल दिया था, लेकिन विधाता ने उसे छोड़ा नहीं, दंड दिया। अपने जिस बेटे की खातिर उसने एलेक्सिस को मरवाया था, 1 साल बाद वह अचानक चल बसा। कैथरीन। सन 1705 में जब पीटर की सेनाओं ने स्वीडन के लिवोनिया प्रांत पर आक्रमण किया तो उसके सैनिक अधिकारियों के हाथ एक पादरी की नौकरानी कैथरीन लग गई। कैथरीन हट्टी कट्टी देहाती लड़की थी। शीघ्र ही वह नीचे के सैनिक अधिकारियों के हाथों से उठकर उच्च अधिकारियों के हाथों में पहुंच गई और पीटर का मुंह लगा सहायक अलेक्सांद्र मेंशिकोव उसे सेंट पीटर्सबर्ग ले आया। पीटर ने कैथरीन को मेंशिकोव के घर देखा और ग्रंथ आदेश दिया कि उसे उसके महल में भेज दिया जाए। ये बात सन 1703 की है। अगले 3 वर्षों में उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें पीटर ने गोद ले लिया। पीटर और कैथरीन का विवाह सन 1712 में हुआ। पीटर ने कैथरीन से बच्चे उत्पन्न किए, जिनमें से अधिकांश बचपन में ही मर गए। कैथरीन पीटर को अपनी मुट्ठी में रखती थी। यही कारण था कि उसके भूतपूर्व प्रेमी और पीटर के खास मेंशिकोव जैसे लोग उसकी हाजिरी बजाते थे। उसे अपने महत्व का बोध था और वह बिना कुछ लिए किसी का काम नहीं करती थी। सन 1721 के दिसंबर में कैथरीन को सम्राज्ञी की उपाधि प्रदान की गई। उसका राज्याभिषेक 7 मई 1724 को धूम धड़ाके से हुआ।
उसी वर्ष नवंबर में पीटर के सामने इस बात के सच्चे प्रमाण आ गए कि कैथरीन पीटर के व्यक्तिगत सहायक और उसकी भूतपूर्व प्रेमिका अन्ना इवानोवा मोन्स के सगे भाई विलियम मोन्स के साथ प्रेम लीलाओं में निमग्न रहती थी। पीटर ने शुरू में कैथरीन से कुछ नहीं कहा और विलियम पर कैथरीन को फंसाने का दोष लगाया। उसने उसे मौत की सजा सुनाई और सिर कटवाकर मरवा डाला। अब कैथरीन की बारी थी, लेकिन कैथरीन के भाग्य का सूर्य अभी डूबा नहीं था। पीटर इसी समय गंभीर रूप से बीमार हो गया और भयंकर यौन रोग से 10 फरवरी 1725 को परलोक सिधार गया। कैथरीन की जान तो बच ही गई, साथ ही अगले 2 वर्ष तक उसने रूस पर शासन भी किया। उसके बाद अभागे एलेक्सिस का बेटा पीटर द्वितीय गद्दी पर बैठा, मगर कैथरीन का नाम रूस राजवंश से मिट नहीं पाया। 11 वर्ष बाद पीटर द्वितीय की मृत्यु हो गई और कैथरीन की बेटी एलिजाबेथ गद्दी पर बैठी। कैथरीन का वंश अभी समाप्त नहीं हुआ। एलिजाबेथ ने अपनी बड़ी बहन अर्थात कैथरीन की बड़ी बेटी एन के बेटे पीटर को गोद ले लिया, जो पीटर तृतीय के नाम से रूस के राज सिंहासन पर बैठा। कैथरीन के वंश का नाश एक कैथरीन ने ही किया, कैथरीन द्वितीय ने, जो रूस के इतिहास में महान सम्राज्ञी के नाम से प्रसिद्ध हुई और जिसने कैथरीन प्रथम के दौहित्र पीटर तृतीय अर्थात अपने पति की हत्या अपने प्रेमी से कराई और स्वयं राजगद्दी पर बैठी।